जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुसनैन माविया और आज हम फिर से अपनी लेक्चर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे जी एंटी एंजाइनल ड्रग्स। सो बेसिकली हम लोग इसमें देखे होंगे कि जी हमारे पास एंजाइना क्या होता है, एंजाइना की सिम्पटम्स क्या होती हैं, एंजाइना कितनी तरह का होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसको ट्रीट किस तरह से करना है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी एंजाइना की डेफिनिशन के साथ। सबसे पहले जी हम देखेंगे जी हमारे पास एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। पेक्टोरालिस मेजर एक तो मसल है, पेक्टोरिस इसके थ्रू हम कहते हैं, जो कि हमारे शोल्डर्स के साथ नीचे वाले हिस्से पे मौजूद होता है, इसे पेक्टोरालिस मेजर मसल्स कहते हैं। तो एंजाइना क्योंकि हार्ट रिलेटेड होता है, तो इस मसल्स के साथ उसके पेन को रिलेट करते हुए हम एंजाइना पेक्टोरिस का नाम देते हैं। अब एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है असल में, ये एक अचानक से ना दर्द शुरू हो जाती है, जो कि आपकी छाती के ऊपर वजन को दबाव को बढ़ाती है। और ये दर्द ऐसा होता है जो कि आपकी गर्दन, आपके जबड़े और आपके बैक और आपके बाजू में फैल जाती है, रेडिएट कर जाती है उस एरियाज़ की तरफ। ये होती किस तरह से? अब देखिए जी, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है। क्योंकि वो ब्लड सप्लाई जाएगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन होगी, फूड होगा, सेल्स को ग्रो करने का मौका मिलेगा। और अब हार्ट को जो आर्टरीज़ जो हैं, जो वेन्स हैं, जो वेसल्स हैं, ब्लड देती हैं, उन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। तो अब वो जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, उनके अंदर जब कभी कोई ब्लॉकेज आ जाए, उनके अंदर कोई क्लॉट डिपॉज़िट हो जाए, जिसकी वजह से उनकी वो नैरो हो जाए, या फिर उन किसी वजह से वो जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी ना मायोकार्डियम की, हार्ट की जो, तो वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाएगी। इस्कीमिया क्या होता है जी? लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। जब इस्कीमिया हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो आपको सडन चेस्ट पेन फ़ील होगी, जो कि रेडिएट करेगी आपकी नेक में, जॉ में, बैक में और आर्म में। अब एंजाइना कितनी तरह का होता है जी? एंजाइना हमारे पास 3 तरह का होता है, एक स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और प्रिंसिपल्स और वेरिएंट एंजाइना। अब स्टेबल एंजाइना क्या होता है जी? स्टेबल एंजाइना इसे बेसिकली इसे एफर्ट इंड्यूस एंजाइना भी कहते हैं। लाइक इसमें अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इमोशनल एक्साइटमेंट है, आप कोई कार्डिक वर्कलोड है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी है, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब ये आपको हो जाता है। तो अब इसीलिए इसे एफर्ट इंड्यूस्ड कहा जाता है। और सेकंडली इसके अंदर किस तरह से आपको महसूस होता है जी? स्टेबल एंजाइना एक तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोगों को ये आम तौर पे हो जाती है। अब इसके इसलिए हम इसे टिपिकल एंजाइना भी कहते हैं। अब इसके अंदर एक बर्निंग, हैवी और स्क्वीजिंग फीलिंग होगी आपके चेस्ट के ऊपर, चेस्ट पे दबाव होगा, जैसे कोई दबा रहा हो आपके चेस्ट को, जलन महसूस होगी, फिर भारी-भारी सा महसूस होगा। और ये किस तरह से होगा जी? ये कोरोनरी जो परफ्यूजन होगी ना कोरोनरी आर्टरीज़ की, किसी फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है जी नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। अब वेसल्स जब नैरो हो जाएँगी, तो वहाँ पे एक फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन की फॉर्म आ जाएगी। तो उसकी वजह से परफ्यूजन जो होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको स्टेबल एंजाइना के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब अनस्टेबल एंजाइना देखते हैं जी। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होता है जी, आपको एपिसोड्स के अंदर प्रोग्रेसिवली आपको जो हार्ट पेन होगा, वो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती जाएगी। एक एपिसोड्स के अंदर मीन्स वक्फे-वक्फे के साथ आपको वो पेन होती जाएगी। ये एफर्टलेस होता है, लेस एफर्ट होती है इसके अंदर। इसके अंदर आपको कोई एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये सीवियर होता है, इसके अंदर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। हॉस्पिटल में एडमिट होके आपको एक एग्रेसिव जो होगी ट्रीटमेंट होगा वो किया जाएगा, ताकि आपको मरने से बचा लिया जाए अल्टीमेटली। प्रिज़्मेटल्स और वेरिएंट वेस्पेस्टिक एंजाइना क्या होगा? प्रिज़्मेटल एंजाइना जो अनकॉमन पैटर्न होगा ना, एपिसोडिक एंजाइना, वो भी एपिसोडिक वक्फे-वक्फे से होने वाला, जो कि कभी रेस्ट के ऊपर होगा, तो कभी कोरोनरी आर्टरी स्पैम्स स्पैम्स बोलते हैं किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को, किसी ब्लॉकेज को, तो उसकी वजह से आपको ये होगा। अब इसके सिम्पटम्स जो होंगे ना, वो ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हुआ होगा हार्ट मसल्स का। अब वो हार्ट मसल्स का जब ब्लड फ्लो कम हुआ होगा स्पैम्स की वजह से, तो आर्टरीज़ की वजह से, तो आपको एपिसोडिक एंजाइना फ़ील होगा। वेरिएंट एंजाइना के अंदर है ना सिग्निफिकेंट कोरोनरी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। अब जो वेरिएंट एंजाइना या द एंजाइना अटैक्स होता है, वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ या फिर हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर के साथ इसका कोई लेना-देना नहीं होता। सिंपली स्पैम्स होते हैं, वेरिएंट एपिसोडिक एंजाइनल अटैक्स होते हैं। अब हम आगे देखें जी इसकी मिक्स्ड फॉर्म्स ऑफ एंजाइना क्या हो सकती है, लाइक
ये ऐसी होगी जिसके अंदर आपको एडवांस भी, वो लोग जिनके अंदर एडवांस कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस होती हैं, उनके अंदर एपिसोड्स होते हैं एंजाइना के, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, कभी एफर्ट के साथ हुआ कभी रेस्ट के ऊपर हो गया, या फिर ये इस चीज की आपको प्रूफ दे रहे होते हैं कि वहां पे कोई फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि एसोसिएट है एंडोथेलियल डिसफंक्शन के साथ, एंडोथेलियल फंक्शन जो है वो छोड़ देती है। अब ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स इसके ट्रीटमेंट में आ जाते हैं जी। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, कि हम जा रहे हैं एंड की तरफ। यहाँ पे जी हमने यहाँ पे अब देख, यहाँ पे थी इसकी क्लासेस, मेडिकेशन की इसकी क्लासेस। सबसे पहले हम देख रहे हैं जी डेल्टाजमीन, डेल्टियाजम। इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं जी, इसकी ड्रग की हमारे पास क्या जी, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आ जाएंगे, आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट होगा, आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट होगा, नाइट्रोग्लिसरीन होगी, इसकी मेडिकेशन जो होगी। अब बीटा ब्लॉकर्स के अंदर कौन सी हमारे पास मेडिसिन होगी, एसिब्यूटालोल होगी, एटिनोलोल होगी, मेट्रोलोल होगी, प्रोपेनोलोल होगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर अमिलोडोपिन होगी, डेल्टाजिम होगी, निफिडिपिन होगी और वेरापामीन। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो इसमें डिस्कस करेंगे ना, वो हमारे पास होगी ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स बेसिकली होते हैं जी आपके वेसल डायलेशन करवाने के लिए जो यूज होते हैं, सब्सटेंसेस उन्हें कहते हैं। अब ये जी डिक्रीज कर देते हैं प्रीलोड ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन को, कम करेंगे जी। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन्स होते हैं, जिनको हम ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट भी कहते हैं। अभी काम किस तरह से करते हैं जी, ये स्मूथ मसल्स को, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाते हैं, जिसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर नाइट्राइट आयंस होते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है ग्यूनलेट साइक्लेज, और जो कि इंक्रीज करवा देता है सेल साइक्लिक ग्यूनोसिन मोनोफॉस्फेट को। अब एलिवेटेड सेल साइक्लिक ग्यूनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होगी ना, वो अल्टीमेटली क्या करेगी, डीफॉस्फोराइलेशन करवा देगी मायोसिन लाइट चेन के अंदर। मायोसिन की एक हैवी चेन होती है, एक लाइट चेन होती है, लाइट चेन के अंदर। अब जिसकी वजह से क्या होगा जी, स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे। जब स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी हार्ट आउटपुट कम हो जाएगी, हार्ट आउटपुट कम होगी तो आपको एंजाइनल अटैक्स कम फील होंगे, आपकी वेंटिलेशन हो जाएगी, वेन्स फूल जाएंगी, वहां पे ज्यादा ब्लड को पास आउट होने का मौका मिलेगा। अब जिसकी वजह से क्या होगा जी, ऑनगोइंग अटैक ऑफ एंजाइना को प्रेसिपिटेट कर देता है बाय एक्सरसाइज और इमोशनल स्ट्रेस। एक तो जी हमारे पास ये एक बड़ा मसला है इसका। इस तरह से जब हम इसे देख रहे होते हैं तो आपको फुल स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाए। चलते हैं हम अभी अपनी स्लाइड के ऊपर। अच्छा जी, अब नाइट्रिक नाइट्रोग्लिसरीन जो होगी ना, इसके दो मेजर इफेक्ट हो गए। सबसे पहले तो इसने डायलेशन करवा देनी है लार्ज वेन्स की। दूसरा, इसके अंदर जो पुलिंग ऑफ ब्लड होगा इन वेन्स के अंदर, उसे पुल करता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड को वेन्स के अंदर लेके जाता है। अब दूसरा, इसने डिमिनिश करवा देना होता है प्रीलोड, और रिड्यूस करना होता है हार्ट के काम को। तो सेकेंडली इसने नाइट्रोग्लिसरीन डायलेट करवाना होता है। एक तो हमारे पास ये मसला चल रहा है। हाँ, यहाँ से ठीक। डायलेट करवाना तो कोरोनरी आर्टरी वेस्कुलेचर को, कोरोनरी आर्टरीज जो कि हार्ट को सप्लाई करती हैं उनके वेस्कुलेचर को इसने डायलेट करवा देना होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाएगी हार्ट मसल्स को। नाइट्रोग्लिसरीन जो होंगे डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन बिकॉज डिक्रीज इन कार्डिक वर्कलोड। अब इसके एडवर्स इफेक्ट देखेंगे जी, हमारे पास हेडेक होता है, पोस्टरल हाइपोटेंशन होता है, फेशियल फ्लशिंग होता है, टेकिकार्डिया होता है, हार्ट जो कि टेकिकार्डिया को कहते हैं जी स्लो हार्ट बीट। अब टॉलरेंस इसकी जी, इसके डोज के दरमियान हमें 10 से 12 घंटे का हमें पॉज देना पड़ता है, अदरवाइज ये डिसेंसिटाइज कर देता है वेसल्स को। अगर आप 10 से 12 घंटे से पहले दोबारा से नाइट्रिक ग्लिसरीन देंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। अब बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, ये देखते हैं ये किस तरह से काम करते हैं जी। इन्होंने सप्रेस कर देना होता है हार्ट के एक्टिवेशन को, और ब्लॉक करना होता है बीटा वन रिसेप्टर्स को। बीटा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे और हार्ट की एक्टिवेशन को कम कर देंगे इस तरह से।
अब जिसकी वजह से हार्ट का वर्क कम हो जाएगा तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी रेट जो है वो कम होगा, हार्ट की आउटपुट, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी और ब्लड प्रेशर जो लो हो जाएगा। अब बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ना, ये ऑक्सीजन की डिमांड को मायोकार्डियम के साथ साथ कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्सर्शन होती है और रेस्ट के ऊपर होती है। अब बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ना, ये फ्रिक्वेंसी जो होती है सेवेरिटी ऑफ एंजाइना अटैक उसे रिड्यूस कर देते हैं। ये जो एजेंट होते हैं ये खास तौर पर पेशेंट जिनके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो या फिर प्रोलॉन्ग सर्वाइवल हो जिनके अंदर, उनके अंदर ये स्पेसिफिकली यूजफुल होते हैं। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन किन कंडीशन में हमने इसे देना नहीं होता जी, वो पेशेंट जिनको अस्थमा हो, डायबिटीज हो, सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो या कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, पल्मोनरी डिजीज हो, उनको हम ये नहीं देते। अब नो डिसकंटिन्यू बीटा ब्लॉकर थेरेपी अब्रप्टली, जैसे कि आप एकदम से आप इसे नहीं छोड़ सकते, स्लो स्लो करना पड़ता है। दिस शुड बी ग्रेजुअली टेपर्ड ऑफ और 5 to 10 days to avoid rebound angina or hypertension। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स किस तरह से काम करते हैं जी हमारे अंदर चाइना के अंदर, हमें रिलीफ किस तरह से देते हैं, अब हम उससे देखेंगे। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं ना, इसेंशियल होते हैं मसल, कैल्शियम जो होता है ना बेसिकली हमारे पास इसेंशियल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कैल्शियम इनफ्लक्स जब इंक्रीज हो जाता है इस्कीमिया के केस के अंदर तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया प्रोड्यूस हो जाता है। अब हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया भी सेम इस्कीमिया जिस तरह से लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन कम जाती है, ये जो होती है ये प्रमोट करता है सेवरल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कंज्यूमिंग एंजाइम को, जिसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर्स होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं और इस्कीमिया को वर्स कर देते हैं, उसकी कंडीशन बुरी हो जाती है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं ना वो टिश्यूज को इनहिबिट करते हैं कैल्शियम के एंट्रेंस इनटू कार्डिक स्मूथ मसल्स, जिसकी वजह से कोरोनरी और एंड सिस्टेमिक आर्टीरियल बेड्स के अंदर कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक हो जाता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका इस तरह से होगा जी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ने इनहिबिट कर देना है मायोकार्डियम के अंदर कैल्शियम को जाने से, ठीक है जी। अब अल्टीमेटली जिसकी वजह से जब रिलैक्स नहीं होंगे ना, रिलैक्स हो जाएगा मायोकार्डियम, जब कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा तो उसकी वजह से हमारे पास कार्डिक आउटपुट जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और जिसके अंदर ब्लड प्रेशर को हम ट्रीट कर सकते हैं फिर इस तरह से। अब निफ्डिपिन डाइहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव फंक्शन मेनली एज एन arteriolar vasodilator and makes effect on the smooth muscle of vessel। अब बेसिकली निफिडिपिन जो कि एक डाइहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव है, इसने आर्टीरियल वेसोडाइलेटर का काम करना है, स्मूथ मसल्स के ऊपर इफेक्ट करना है, मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगा और ये वेरिएंट एंजाइना के अंदर यूजफुल होता है। एडवर्स इफेक्ट से कॉन्स्टिपेशन और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होंगे। अब विरापामिल जो होगा डाइफिनाइल अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव जो कि है, ये शो करता है मैक्सिमम इफेक्ट ऑन हार्ट, स्लो आर्टेरियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन, एबी नोड जो होगा उसकी कंडक्शन को स्लो कर देगा। अब ये कॉन्ट्राइंडिकेशन किन के होंगी? प्री एग्जिस्टेंट डिप्रेस्ड कार्डिक फंक्शन हो जिसके अंदर पहले से इसके कार्डियक बीट कम हो और या फिर आर्टेरियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज हो जिसके अंदर एबी नोड की डिफरेंशिएटी हो जिसके अंदर। विरापामिल जो होगा ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करवाता है जी। डिल्टियाज़म जो है ये स्लो एवी कंडक्शन करवाती है, जिसकी वजह से जो रेट होता है फायरिंग ऑफ साइनसिस नोड पेसमेकर, डिल्टियाज़म reduce the heart rate and also decreases blood pressure। Diltiazem can relieve coronary artery stents and therefore is particularly useful in patients with variant angina। और जी इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर था ना वो होता है खत्म। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगर आपको मजीद इस तरह की वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।